साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। ये टॉप एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगी बातें और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। अभी तक इसके पहले 6 क्लासेस इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स की आ चुकी हैं, तो उम्मीद है आपने देखा होगा। जहाँ तक टॉपिक्स की बात होगी तो वो सारे टॉपिक्स जो कि एसएससी जीडी में आते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सारे चर्चित व्यक्तित्व, फोक डांसेस, पुरस्कार और सम्मान जो है, फेस्टिवल्स, योजनाएं, जनगणना, राजधानी व मुद्रा, सारे वो करंट से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से पूरा टॉपिक कवर किया गया है। इसमें प्रयास किया गया है कि बिल्कुल गागर में सागर जो लिखा है वो हो। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल साबित होगी। आप पूरे मनोयोग से, पूरे धैर्य से इस वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भारत में नोडल संस्था कौन सी है? विच इज़ द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो जो विकास के लक्ष्य हैं उनके लिए जो यानी योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो योजना आयोग है या वित्त आयोग है या नीति आयोग है या विनिवेश आयोग है? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन पहले बनाती थी, लेकिन उसकी जगह अब नीति आयोग ने ले ली है मोदी गवर्नमेंट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नीति आयोग। और ये अभी फ़िलहाल नोडल संस्था है जो कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में योजनाएं बनाती है। नीति आयोग, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, डायरेक्ट कई बार ये इसका पूरा नाम ही पूछ दिया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 में हुई। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष पदेन होता है प्रधानमंत्री। सदस्य जो है राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल। योजनाओं का अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ये एनडीसी, ये बहुत पहले से भी योजना आयोग के समय से भी ये है। 1952 में इसका गठन हुआ था और अध्यक्ष भी इसके भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हैं कि नीति आयोग इसका एक आंसर था, लेकिन इसके एवज में आपको इतने आंसर्स मिल गए। इसलिए इसकी व्याख्याएं हमेशा से हमारी जो क्लासेस की महत्वपूर्ण होती हैं, इसकी भी महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से पूरे पॉइंट्स को देखिए। ये सारे पॉइंट्स जो है किसी न किसी कभी न कभी ये परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए वो प्रश्न है और उन्हीं प्रश्नों की ये उत्तर हैं। बहुत ध्यान से इन्हें देखिए। वीडियो आपके काम की है और इसको बिल्कुल लाइक कर दीजिए। समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम की वीडियोज़ बिल्कुल आपकी परीक्षा तक आती रहेंगी। और ये 7वां जो है क्लास है, 7वीं क्लास है। इसके पूर्व 6 क्लास आपने देखी होगी, न देखे हो तो उसको ज़रूर देख लें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो दिस लेडी नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर। नीता अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी, जिनका आपने देखा होगा कि सामाजिक जो सरोकार हैं उनसे लगातार इनकी संबद्धता रहती है नीता अंबानी की। और देखिए ओलंपिक से संबंधित जो है फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय जो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ 1896 से हुआ, एथेंस, यूनान से। ओलंपिक दिवस जो है 23 जून 1948 से मनाया जाता है। ओलंपिक के 5 चक्र हैं, 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। लाल चक्र जो है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका का, नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका एंड हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। तो इसमें ये जो 5 चक्र हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। चूँकि एक जो बचा महाद्वीप अंटार्कटिका, उसमें केवल बर्फ है, व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं रहते, इसलिए केवल 5 का जिक्र इसमें किया गया है।
तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई और इनका चारों का शासनकाल किसी न किसी का पूछ लेता है किसके शासनकाल में इनका आयोजन हुआ था। प्रथम की बात करें तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका एक ट्रिक है अका अक, अका अक, अ फिर माने अजातशत्रु, का काला शोक, फिर दूसरा अशोक सम्राट, और चौथा जो है अका अक, क से कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो अका अक याद रखिएगा। अब इसमें देखिए बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, इनसे प्रश्न लगातार आते रहे हैं। तो इस उत्तर में आपको सारा का सारा बौद्ध संगीतियों से संबंधित जो है फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इससे अधिक नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए और इसमें आप मान लीजिए कि आपको लगभग 20 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहली बौद्ध संगीत शासक जो हैं अजातशत्रु, इनके शासनकाल में हुई। ये हर्यक वंश के थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि राजगृह में है सप्तपर्णी गुफा, और ये 483 BC में हुई। तो देखिए पहली ये जो है पहली बौद्ध संगीत की बात हुई। अब दूसरी बौद्ध संगीत की बात कालाशोक के शासनकाल में शिशुनाग वंश के थे। सब्बकामी अध्यक्ष थे। वैशाली में यह हुई बौद्ध संगीत और ये 383 BC यानी 100 साल बाद, पहली के 100 साल बाद। तीसरी बौद्ध संगीत सम्राट महान अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश के थे। मुगल पुत्र तिस इनके अध्यक्षता में हुई। पाटलिपुत्र में हुई 251 BC में। कनिष्क चौथी और अंतिम बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई, जो कि कुषाण वंश के थे। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। 2 महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे। यह कश्मीर में आयोजन इसका हुआ और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। अब इसके अतिरिक्त जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आती हैं परीक्षा में। बुद्ध के उपदेशों का विनय पिटक व सुत्त पिटक में संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीत के दौरान। और ये महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ? तो आप बताएंगे चौथी और अंतिम बौद्ध संगीत में। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर करिएगा ऐसे परिश्रम के लिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आप जानते हैं आइंस्टीन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए जैसे नाव है, इसमें जब आप जितना चप्पू चलाते हैं तो पानी को पीछे धकेलते हैं तो नाव किधर जाती है? आगे जाती है। तो जितनी तेज़ धकेलेंगे उतनी तेज़ नाव आगे बढ़ेगी। यही है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। पहला नियम जो है न्यूटन का जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरा क्या है कि वस्तु पर जो आरोपित बल है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जो कि अभी आपने देखा। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ये सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ और फैक्ट्स देखिए। लोदी वंश का महानतम शासक इसको माना जाता है। इसने आगरा नगर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया 1504 में। नाप का पैमाना इसके शासनकाल में गज ए सिकंदरी कहा जाता है, इसने चलाया। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद करवाया और उसको फरहंगे सिकंदरी कहा जाता है। गायन विद्या पर श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना इसी के शासनकाल में हुई, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी के समय ही गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। लोदी वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो बहलोल लोदी था। 1451 में इसने लोदी वंश की स्थापना की। और ये जो लोदी थे दिल्ली सल्तनत में अफगान मूल के शासक थे। कौन? तो आप बताएंगे लोदी। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखेंगे। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। संथाल विद्रोह, देखिए विद्रोहों से प्रश्न आते हैं। 1855 सही है। कोल विद्रोह जो है 1831 सही है। खासी विद्रोह 1829 सही है।
तो अहोम विद्रोह जो है ये गलत है, 1815 नहीं, ये था 1828। 1828 में अहोम विद्रोह था, और अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर, और ये असम में जो है इसका क्षेत्र था। अब देखिए और विद्रोह जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आते हैं और आ सकते हैं। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह की बात जब करेंगे तो आप याद रखिएगा कि प्रश्न आता है आनंद मठ, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह पुस्तक, यह उपन्यास जो है किस पर आधारित था? आप बताएंगे, इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। कुकी विद्रोह ये 1826 में हुआ और मणिपुर एवं त्रिपुरा में था। कूका विद्रोह, देखिए ये गलती से कुकी मत समझ लेना कि गलत लिखा गया है, ये भी अलग है, और दूसरा कूका विद्रोह अलग है। ये 1840 में पंजाब क्षेत्र में हुआ। नील विद्रोह 1859 में बंगाल में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ और ये सिद्धू और कांधू के नेतृत्व में हुआ। पागलपंथी विद्रोह 1813 में बंगाल में और करमशाह और टीपू के नेतृत्व में। नायक विद्रोह एक बार फिर से बंगाल में ही था। फ़कीर विद्रोह 1776 में बंगाल में ही रहा और मजमून शाह और चिराग अली इसके नेता थे। रामोशी विद्रोह खूब आता है, ये 1822 में महाराष्ट्र में हुआ। चित्तूर सिंह और नरसिंह इसके नेता थे। मुंडा विद्रोह 1895 में छोटा नागपुर में हुआ, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। जिया तरंग आंदोलन की बात करें तो मणिपुर में, और रानी गैडिनलिपू इसकी नेतृत्व करती थी। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ लीजिए। संविधान से प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो ये समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 में है, तो सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये भी ठीक है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 21 के बाद है। 29 और 30 है, ये जो है इसलिए ये गलत है, 51A नहीं। तो ये अनुच्छेद 29-30 था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 52 जो है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात लिखी है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 100 मत बराबर होने पर स्पीकर का निर्णायक मत, पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हों तो स्पीकर मत देकर एक जो है गिनती वोटों की आगे बढ़ा देगा और वही जीत जाएगा जिसको वो देगा मत। अनुच्छेद 154 यह राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के विषय में है। अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के महाअधिवक्ता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम खिलाड़ी कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर ऑब्टेनिंग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो इट वाज ही वाज विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये पहले यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। नया नाम इस पुरस्कार का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। प्रथम महिला की बात करें इस पुरस्कार को पाने वाली तो कर्णम मल्लेश्वरी थी 1999 में वेट लिफ्टिंग में। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। प्रथम महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। और फर्स्ट लेडी जो है टेनिस की वो सानिया मिर्जा, इनको यह अवार्ड मिला। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्न में से गंगा की किस सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? तो देखिए घाघरा, रामगंगा, सोन और गंडक। ये ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर। सोन नदी जो है आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए इधर यूपी में सोनभद्र के पास से होते हुए जाके पटना में गंगा से मिल जाती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो सोन ही सही उत्तर है। सोन नदी का उद्गम की बात करें तो एक मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक बड़ी अच्छी जगह है, लोग घूमने भी जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहते हुए पटना में गंगा जो है बिहार में मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती है सोन। हड़प्पा बैराज से आगे गंगा नदी का बांग्लादेश में प्रवेश होता है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा। ये प्रश्न खूब आता है। हिमालय से निकली सभी नदियां जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ये याद रखिए, महत्वपूर्ण है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सब जो है हिमालय से निकली नदियां हैं और ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी है कोसी।
बिहार का शोक कही जाती है, बाढ़ से बहुत तबाही मचाती है, और चूँकि मार्ग बार बार परिवर्तन करती है हर साल, इसलिए पहले से प्रेडिक्शन करना बड़ा कठिन है कि इस बार किस तरफ से होके जाएगी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है वो है गोमती नदी। पीलीभीत के आसपास से ये निकलती है, मैदानी क्षेत्र से, ये किसी पहाड़ से नहीं निकलती। और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसी गोमती नदी के तट पे स्थित है। ज्वार बनाने वाली नदी जो है हुगली है। ये पश्चिम बंगाल में एक गंगा की एक धारा है। देखिए हुगली ज्वार इसलिए बनाती है कि देखिए ये समुद्र और हुगली इसका जो है लेवल एक ही है। तो जब समुद्र में ज्वार आती है, बढ़ता है, तो उसके पानी से इसका भी लेवल एक है, इसका भी पानी ऊंचा हो जाता है, इसीलिए ज्वारी नदी ये हो जाती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इससे प्रश्न आते हैं। उत्तर रेलवे की बात करेंगे तो नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, इसका मुख्यालय है। कुछ और मुख्यालय देखिए, उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का मुख्यालय जो है प्रयागराज है। मध्य रेलवे का मुंबई और पश्चिम रेलवे का मुंबई है, अलग अलग जगहों पर मुंबई में ही दोनों के मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण की बात करें 1950 में हुआ। पहली यात्री रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 हुई। देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 और रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई। पहली विद्युत ट्रेन, बिजली की ट्रेन 1925 में चली, और पहली आपने देखा यात्री ट्रेन 1853 में चली। इनके डिफरेंसेस याद रखिएगा, कहीं इस प्रश्न का उत्तर इसमें मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए वैसे तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इनमें से कौन है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे भी प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इनमें से दक्षिण अमेरिका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है इन चारों में। सबसे बड़ा वैसे तो एशिया, देन अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा है। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, वैसे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा एशिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश जो है अफ्रीका में है 55 देश, एशिया में 50, यूरोप में 44, दक्षिण अमेरिका में 15 देश हैं इस महाद्वीप में। ग्रीनलैंड की बात करें तो ये भौगोलिक रूप से अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क यानी यूरोप, ये जो है डेनमार्क यूरोप में है। तो ग्रीनलैंड की स्थिति यही है, भौगोलिक रूप से अमेरिका में और राजनीतिक रूप से यूरोप में। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। तो ये है कौन सा, जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इससे डीजल बनाया जाता है। इसके अन्य नाम जो हैं वो रतनजोत, जेट्रोफा और करकास हैं। नेशनल बायोडीजल मिशन एनबीएम की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2009 में स्थापित की गई थी। जीवाश्म ईंधनों में ऊर्जा का चरम स्रोत की बात करें तो सूर्य है। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम केंद्र शासित राज्य दीव है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला केंद्र शासित राज्य। और विश्व का प्रथम सोलर एनर्जी जो संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कोच्चि, केरल का। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखें। 13वां प्रश्न, नेहरू कप का संबंध किससे है। तो नेहरू कप का संबंध जो है बास्केटबॉल, गोल्फ, फुटबॉल और हॉकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बास्केटबॉल से। कुछ और ट्रॉफियों की बात करेंगे कि किस खेलों से संबंधित हैं। तो बास्केटबॉल जो है फेडरेशन कप भी बास्केटबॉल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित जो है कप हैं में ध्यानचंद कप, आगा खां कप, बैटन कप और वेलिंगटन कप। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। फुटबॉल की बात करें तो रोवर्स कप, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष मुखर्जी कप है। गोल्फ की बात करेंगे तो बाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप है। तो ये महत्वपूर्ण कप हैं, याद रखें। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है। देखिए आप देखेंगे स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ये सब फिश लिखा है, लेकिन ये वास्तविक मछलियाँ नहीं हैं। समुद्री घोड़ा, जिसमें घोड़ा लिखा है वो है वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। सी हॉर्स जो है वास्तव में मछली की प्रजाति है, सी हॉर्स, और शेष समुद्री जीव है। तो भारतीय व अटलांटिक महासागर की ये मछली है सी हॉर्स। शेष समुद्री जीव यथा स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, ये सब फॉल्स फिशेज हैं, वास्तविक नहीं।
विश्व और भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, जिसकी लंबाई 18.5 मीटर और वजन है 43 से 45 टन। ऑक्टोपस, इसका एक नाम है डेविल फिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO कहाँ स्थित है? ये मनीला, रोम, लंदन और जेनेवा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये जेनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। जेनेवा स्विट्जरलैंड। मनीला की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का कार्यालय है यहाँ। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बोगोर इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन नंबर 16 है, नेफेड किससे संबंधित है? व्हाट इज नेफेड रिलेटेड टू? तो नेफेड जो है ये विपणन से, मार्केटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कृषि उत्पादों के विपणन से। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका पूरा नाम है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, तो ये जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। कृषि आय पर करारोपण से संबंधित जो समिति है वो राज्य समिति। नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय संस्था है, उसी के लिए ऋण देती है। नाबार्ड सबसे बड़ा जो है कृषि से संबंधित वित्तीय संस्था का यानी बैंक है एक तरह से, मान लीजिए। 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या 9 बिलियन 9 बिलियन यानी 9 अरब, 9.5 अरब, 10 अरब और 10.5 अरब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने जो अनुमान लगाया है 2050 तक जो जनसंख्या होगी विश्व की वो 9 बिलियन हो जाएगी, 9 अरब हो जाएगी। ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के 5 अरब होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1987 में 5 अरब हो गई थी, उस उपलक्ष्य में 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश जो है वो बांग्लादेश है, फिर देन भारत, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। यानी सार्क देशों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जनघनत्व तो बांग्लादेश का है, उसके बाद भारत का, देन पाकिस्तान और श्रीलंका। विश्व में सबसे कम जनसंख्या 900 यानी है, और सबसे कम क्षेत्रफल भी 0.44 वर्ग किलोमीटर। ये देश जो है वेटिकन सिटी, सबसे कम जनसंख्या और मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, इसी से अंदाज़ा लगाइए। देन ट्यूवालू है और अंत में नेहरू। ये सबसे छोटे देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। 18वां प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो देखिए अभी हाल ही में अपार जो है नाम से एक पहल शुरू की गई है। अपार आईडी बनाई जाएगी प्रत्येक छात्र की, तो इसमें ये पूरे देश में एक आईडी हो जाएगी, कोई इधर उधर कई बार नाम नहीं लिखवा पाएगा कई संस्थाओं में। तो अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। स्वाति पोर्टल की बात करें तो ये स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। और स्टेम क्या है? ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और मेडिकल, इनका जो है एक संपूर्ण अध्ययन की बात है इसमें, और उसी से संबंधित स्वाति पोर्टल है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है। देखिए आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से अपील है, बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज गांधी ऑफ बांग्लादेश? तो ये देखिए अभी हाल ही में चर्चित रहा है बांग्लादेश, अभी भी लगातार चर्चा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की मूर्ति को तोड़ दिया गया था बांग्लादेश में आतंकवादियों द्वारा। ये आतंकी ही हैं, ये बांग्लादेश के चाहने वाले तो नहीं हो सकते। शेख मुजीबुर रहमान, उपनाम बंगबंधु है इनका, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। और शेख हसीना जो कि अभी PM थी और उनको निर्वासन मिल गया है, उनके ये जो है पिता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न बचेंगे। तो कृषि से संबंधित ISO सर्टिफिकेशन को क्या कहा जाता है? तो कृषि से संबंधित ISO सर्टिफिकेशन को एग मार्क कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एग यानी एग्रीकल्चर मार्क, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित को इको कहेंगे। औद्योगिक उत्पादन से संबंधित को क्या कहेंगे? ISI मार्क।
खाद्य सुरक्षा से 22,000, पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम 14,001 और फल को FPO से संबंधित माना जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारत में दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज द डिकेडल सेंसस स्टार्टेड? तो देखिए दशकीय वैसे तो जनसंख्या का जनगणना का प्रारंभ 1872 में हुआ, लेकिन दशकीय की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दशकीय जनगणना। और इसको या तो कहें कि व्यवस्थित रूप से जनगणना हर 10 सालों के बाद 1881 से हुई। जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद रखिएगा। दशकीय जनगणना या जिसको वैज्ञानिक जनगणना का प्रारंभ कहें या हर 10 साल में लगातार जनगणना होती रही है, उसकी बात करें तो ये 1881 में शुरू हुई और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या का विभाजन वर्ष 1911 कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या कम हो गई थी, वृद्धि दर माइनस में हो गई थी वृद्धि दर। जनगणना अधिनियम 1948 में आया। 2011 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना थी, इसका नंबर याद रखिएगा। और उसके आयुक्त थे चंद्रमौल, और इसकी थीम भी याद रखिएगा, और सेंसस और फ्यूचर, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है कि टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा जैव वर्णक उत्तरदायी है? विच बायोपिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? देखिए कितना लाजवाब टमाटर है। तो इसके लिए क्या जो है कौन सा जो है वो जैव वर्णक उत्तरदायी है? तो ये क्या फ्लोरेजेन है या कैरोटीन है या लेक्टोजेनिक है या लाइकोपीन है? तो ऑप्शन नंबर डी लाइकोपीन सही है इस रेड कलर के लिए। बाकी देखिए फ्लोरेजिन जो है फ्लावर से बना है, तो ये फूल खिलने में सहायक प्रोटीन हार्मोन है। कैरोटीन गाजर के रंग से संबंधित है। लेक्टोजेनिक ये माता में दुग्धजनक हार्मोन है, और ट्राउमेटिन ये पौधों के घाव भरने में सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदावाच, ये क्या थी? क्या देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या रोमन? सो ऑप्शन बी सही है, जो है ऋग्वेद की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि थी। खरोष्ठी लिपि की एक खास बात है, ये प्रश्न आता है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऋग्वैदिक धर्म जो था बहुदेववादी था, बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पुरोहित को होता कहा जाता था। गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद में ही पाया गया है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये जो शब्द है, यह बृहदारण्यक उपनिषद में हमको प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें प्रश्न में जो है के रूप में परीक्षा में आती हैं, तो आ सकती हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। अमेरिका का ये 24वां प्रश्न, इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा। अमेरिका का शहर शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो की यदि बात करेंगे तो क्या ये सुपीरियर झील, विनिपेग झील, अथावास्का झील या मिशिगन झील? तो यदि शिकागो की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आइए पॉइंट्स देखते हैं। 5 में से यही एक केवल USA में स्थित है, बाकी 5 जो बड़ी झीलें हैं उनका 2 कनाडा और इसमें भी अमेरिका में दोनों में फैलाव है। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर जो न्यूरोन एरी ओंटेरियो झील है, ये कनाडा और USA की सीमा पर है। विनिपेग झील, इसकी खास बात यह है ये कनाडा में है और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहाँ लगती है। अथावास्का झील ये कनाडा में है और यूरेनियम के भंडार यहाँ मिलते हैं। सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों के बीच एक नहर है जिसको सू नहर कहते हैं। ये प्रश्न आता है, इसको याद रखें। अंतिम प्रश्न है 25वां। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ अंडर द PM सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? तो क्या यह 100, 200, 300, 400 कितना दिया जाएगा? याद रखिए, महत्वपूर्ण है, करंट का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, 300 यूनिट बिजली दी जाएगी इस योजना के तहत फ्री। 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी। बजट 2024 में मुद्रा योजना धन जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
मुद्रा योजना के तहत जो धनराशि दी जाएगी अब 20 लाख तक दे दी जाएगी। मुद्रा का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है इसका, सीधे पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म। पूर्वोदय योजना ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष धन का प्रावधान करती है ये योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार जो है 2028 तक कर दिया गया है और प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। ये वही योजना है जिसके तहत जो है भारत में गरीबों को एक निश्चित आय वालों को खाद्यान्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है कोरोना के बाद से ही, और लगातार ये जारी है। और अब कब कहाँ तक कर दिया गया? 2028 तक। तो साथियों, आपने देखा कि आप वैसे तो 25 प्रश्नों के उत्तर आपने देखे हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 150 प्लस प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। और ये वो चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और आपको ऊपर ले जाएंगे, यानी निश्चय ही आपका उत्थान करेंगे, परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहयोगी होने वाले हैं। इसलिए समाधान द सॉल्यूशन को लाइक करिए, बच्चों के लिए इसके जो क्लासेस हैं शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए समाधान द सॉल्यूशन को। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल होंगी। बस लगातार बस इनको देखते जाइए, और प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको ध्यान से देखिए। उम्मीद है बहुत ही अच्छा आप करेंगे, लगातार अभी से लगे रहिए। और अभी मैं ये जो क्लासेस बना रहा हूँ ये पूरा जो है फुल व्याख्याएं हैं इसमें, जिसमें आप बहुत कायदे से ब्रॉड अभी पढ़ सकते हैं। अभी परीक्षा के लिए टाइम है, और उसके बाद से मैं केवल प्रश्न और उत्तर फॉर्म में भी आगे जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो क्लासेस बनाऊंगा। तो 50 प्रश्नों की क्लासेस होंगी और कम समय में ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल लगे रहिए। समाधान द सॉल्यूशन की ये जो क्लासेस हैं इनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।